चलिए भाई, क्या बात करेंगे बताओ जरा, देख के एक बार बताओ आज की इस क्लास का टॉपिक क्या है बात करने का। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। डेटा तो दो तरह के टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला क्या लिखा जरा पढ़ना, लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। अब एक काम की बात सुनो, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बन के आता ही है। मेरा कहने का मतलब क्या, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको सीखना है। बात समझ में आ रही है? अब पहले मुझे जरा इसका जवाब दे दो, मैंने इसको सेकेंडरी डेटा क्यों बोला? सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। पहली चीज तो ये हम जानते हैं कि व्हाट इज सेंसस ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं जनगणना। क्या मतलब होता है जनगणना? मतलब क्या कहने का, भारत की, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हर 10 साल में क्या करती है, कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करती है, जनसंख्या को गिनती है। बात समझ में आ रही है? अब जनसंख्या को गिनने का मतलब है, ये डेटा कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी? दैट शुड बी ए प्राइमरी, क्योंकि घर घर जाके पूछते हैं, हर एक फैमिली से पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं। तो फिर सवाल यह है कि मैंने इसको सेकेंडरी क्यों लिखा? कई सारी बुक्स के अंदर प्राइमरी लिखा है इसके बारे में और कई सारी बुक्स के अंदर इसको सेकेंडरी लिखा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सेकेंडरी ही है। आप जवाब दो क्यों? भाई आपने अब तक क्या सीखा था? प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? सर ऐसा डेटा, ऐसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो पहली बार क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है। ये तो क्लियर है आपको। सेकेंडरी क्या होती है? जो उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के बेस पर अपना कोई रिजल्ट निकालते हैं। हाँ या ना? तो सेंसस ऑफ इंडिया को, जनगणना को, जो कि डायरेक्टली कौन करती है, इंडिया की गवर्नमेंट ही करती है। तो फिर मैंने इसको सेकेंडरी डेटा के कैटेगरी के अंदर काउंट क्यों किया, क्यों बोला, बताओ जवाब क्या है इसका? क्या गवर्नमेंट खुद जाती है, किसको भेजती है? इन्यूमरेटर्स को भेजती है, अपने एजेंट्स को भेजती है। मानते हो? वो घर घर जाके लोगों से मिलते होंगे, गेट नॉक करते होंगे और ये पूछते होंगे कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, लिख के ले आए। उस लिखी गई इंफॉर्मेशन के बेस पर सेंसस ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट तैयार करती है। क्या तुम्हें लग रहा है कि वाकई में ये सेकेंडरी है? क्यों? असली रिपोर्ट को कलेक्ट करने वाले कौन थे? इन्यूमरेटर्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा होने के चांसेस हैं कि वो अपनी रिपोर्ट में कुछ गलत भी लिख सकते हैं और फिर सेंसस ऑफ इंडिया उसी के बेस पर अपनी रिपोर्ट्स छाप देगी? नहीं ऐसा? अरे बोलो भाई। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी डेटा इन्यूमरेटर्स के लिए था, फिर उसी के रिपोर्ट के बेस पर सेंसस ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्राइमरी डेटा के अंदर नहीं आती है। अगर आप लिख के भी आते हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी बुक्स के अंदर उसको प्राइमरी भी लिखा गया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो सेकेंडरी है। बात समझ आई है? डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट ने जाके इकट्ठी नहीं करी है, और जैसी की रिपोर्ट उनके पास आएगी वो वैसे इसको छाप के पब्लिश कर देंगे और आप वही देखकर एस्टिमेट लगा लोगे कि भैया देश की आबादी का हाल क्या चल रहा है। बात समझ आई? अब कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये देख के बताओ। अच्छा, वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात क्या लिखी है भाई? इंडिया के अंदर पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? अंग्रेजों के जमाने में हुआ था, 1881 में। ये क्या लिखा, जरा पढ़ना, जरा पढ़ना। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया वाज इन 1881, 1881 में हुआ था। और तब इंडिया क्या था? गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का। बात समझ आई? तो उन्हीं के अंडर में पहला इंडिया का सेंसस लिया गया था। अब मुझे पहले ये बताओ कि सेंसस के अंदर गवर्नमेंट किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन छापती होगी, मतलब इकट्ठा क्या कर रही है? आबादी के बारे में। बस जरा पढ़ना, जरा पढ़ना। सेंसस ऑफ इंडिया क्या लिखा है? प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसी हर चीज जो किससे जुड़ी है? आबादी से। ऐसी हर चीज, सिर्फ हमें जनसंख्या नहीं गिननी, आबादी से हमको जुड़ी हर चीज गिननी है, हर चीज की रिकॉर्डिंग करनी है। फिर उसी रिकॉर्ड को सेंसस ऑफ इंडिया उसको छापता है अपने ऑफिशियल्स के अंदर, और फिर वही एक रिपोर्ट बन जाती है। क्या बोला? रिपोर्ट बन जाती है। अगर तुम्हारे दिमाग में अब तक ये था
कि सेंसस ऑफ इंडिया का बस एक ही काम है, क्या? जनसंख्या को गिनना। वो काम तो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। आबादी से जुड़ी हर एक चीज को इकट्ठा करती है कौन? सेंसस ऑफ इंडिया। आइए देखिए कौन कौन से काम करेगी, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया कब हुआ था? 1881 के अंदर। देयर आफ्टर इट इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में देश की आबादी सरकार गिनती है, और गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट की एजेंसी इस ये काम करती है, उसका नाम क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया है। क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है सर। तो क्या लिखा है? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। अब ये क्या है सर? पहले आपने कहा था कि 1881 में पहली बार काउंट हुआ था, फिर हर 10 साल में होता है, तो फिर ये 1951 का मतलब क्या है? आजादी के बाद खुद इंडियन गवर्नमेंट ने कब सेंसस किया था पहली बार? 1951। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर भी आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आ गया व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, तो क्या बोलोगे? 1881। क्या बोला? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। बताओ कब हुआ था? 1881। अगर क्वेश्चन क्या आ गया? व्हेन वाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड, तो आंसर क्या होगा? 1951। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ध्यान रखना इस चीज का। अगर उसने क्या पूछा आफ्टर इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात कर रहा है, तो वो 1951 की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो क्या पूछता है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, अब उसको इससे मतलब नहीं है आजादी के बाद या पहले, तो क्या आंसर लिखकर आओगे? 1881 में हुआ था, पहली बार जनसंख्या को गिना गया था। क्लियर हो रहा है? ये देखो क्या लिखा है? इट इज कंडक्टेड बाय RGCC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोला? जरा पढ़ना, क्या लिखा है? सेंसस ऑफ इंडिया को कंडक्ट देश में करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? RGCC, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। लिखा है? क्या बोला? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि किसके अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक बात तो क्लियर यहां पे होती है कि ये पूरा का पूरा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री ये काम करती है, तो उसका आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और उसके अंदर कौन आता है इसमें? आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? RGCC, मतलब रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये इसका आंसर हो गया। रिपीट करिए जरा, मैंने इसकी फुल फॉर्म क्या बताई? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो किसके नीचे काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है। क्या है? मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंटल अंडर टेकिंग है। पढ़ा है? डिपार्टमेंटल अंडर टेकिंग है। किसी भी चीज की अगर किसकी बात होती है? मिनिस्ट्री की, तो इसका मतलब वो क्या है? डिपार्टमेंटल अंडर टेकिंग है। नहीं है? डिफेंस क्या है हमारे देश में? किसी भी चीज की अगर क्या होती है? किसी भी चीज की अगर क्या होती है? मिनिस्ट्री होती है, तो इट इज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अलग से देयर इज अ डिफेंस मिनिस्ट्री है, होता है। डिफेंस के लिए क्या होती है अलग से? देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस। रेलवे मिनिस्ट्री होती है। तो जिस भी चीज के नाम के बाद क्या लग गया? मिनिस्ट्री लग गया, इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंटल अंडर टेकिंग में आता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। सेंसस कलेक्ट्स। अब मुद्दे की बात पे आ रहे हैं कि सेंसस का मेन काम क्या है, क्या करती है? अभी तक तुमने क्या सीखा था सर? आबादी गिनती है। क्या सीखा था? आबादी गिनती है। अब पढ़ेंगे आबादी के अंदर असल में गिनती क्या है। देखो, सेंसस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, ध्यान देना, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। सिर्फ जनसंख्या नहीं गिनती है, जनसंख्या से जुड़ी हर चीज पे ध्यान देती है। जैसे कि मतलब क्या है? कितनी बड़ी है जनसंख्या? कितनी बड़ी है जनसंख्या? ज्यादा है मेंबर? लोग कितने लोग हैं देश के अंदर? देश की आबादी है 145 करोड़, तो ये देश की जनसंख्या का साइज है। पाकिस्तान की कितनी है? 23 करोड़ मान लेते हैं, तो वो उनकी जनसंख्या का साइज है। और अब हमने क्या सीखा कि इंडिया का जनसंख्या का साइज पाकिस्तान से बड़ा है, क्योंकि वहां पे लोग कितने हैं? 23 करोड़।
इंडिया में कितने हैं? 145 करोड़। तो इंडिया का साइज बड़ा हुआ नहीं है। नॉट मेंबर कहां से आ गए यार, क्या बात करते हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या बोला? पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। बात समझे? कुछ एग्जाम्पल देके बात करूं। एग्जाम्पल ये है, जैसे आपका डी ब्लॉक है। क्या है? डी ब्लॉक है। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को चेक करेगी कि पूरा डी ब्लॉक कितने स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। बात समझ आई? फिर उसमें कितने लोग रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने कितने लोग रहते हैं, उसे के वो उसी का नाम क्या होता है? डेंसिटी। नहीं है? मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर में मान लेते हैं कि 10,000 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? और एक जगह पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 5,000 लोग रहते हैं। तो बताओ किस एरिया की डेंसिटी ज्यादा है? इसकी। यहां भीड़ है, इसका मतलब। तो गवर्नमेंट चाहती क्या है जानने से ये? अच्छा, यहां 10,000 या 5,000, तो उससे होगा क्या? डेंसिटी को मालूम करके गवर्नमेंट चाहती क्या जानना कि ज्यादा भीड़ कहां पर है। उससे क्या हो जाएगा? जहां पे भीड़ क्या होगी? ज्यादा होगी, वहां पे गुड्स की डिमांड भी ज्यादा होगी, वहां पे कोई इमरजेंसी भी ज्यादा आ सकती है। नहीं ऐसा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चेक करती है कि ज्यादा भीड़ कौन से एरिया के अंदर रहती है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने कितने लोग रहते हैं। नहीं ऐसा? अच्छा, एक बात बताओ, डेंसिटी अगर क्या है? ज्यादा है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज का एस्टिमेट लगाती होगी कि अगर यहां लोग ज्यादा है तो यहां पे पुलिस चौकी भी ज्यादा चाहिए? अगर आबादी कम है तो एक चौकी से काम चल जाएगा? नहीं ऐसा? नहीं बोलो भाई। अगर इस चीज को गवर्नमेंट ना निकाले तो गवर्नमेंट कैसे जान पाएगी कि इस एरिया के अंदर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा आ सकती है? राशन शॉप ज्यादा कहां खुलती होंगी? जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे आबादी ज्यादा रहती है। नहीं है? जंगल में राशन शॉप होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि सर वहां पे डेंसिटी ही नहीं है, लोग रहते ही नहीं है। नहीं है? जहां आबादी क्या होती है? ज्यादा होती है। गवर्नमेंट बोले कि यहाँ पे हमें अपनी राशन शॉप्स खोलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए कहते हैं डेंसिटी भी गवर्नमेंट निकालती है। और आपने क्या सीखा था? सिर्फ आबादी गिनती है। सिर्फ आबादी नहीं गिनती, बहुत सारी चीजें करती हैं, और वो सारी की सारी चीजें आबादी से ही जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ना। ये क्या होता है? इसका एक और नाम क्या होता है? जेंडर रेशियो। व्हाट इज दिस? सेक्स रेशियो। बताओ क्या होता है? कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं? 1000 मेल पे कितनी फीमेल पाई जाती है? 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स पाई जाती हैं? अच्छा, इसको जानने से क्या हो जाएगा? उससे जानने से क्या हो जाएगा? मेल ज्यादा हो या कम हो, फीमेल ज्यादा हो या कम हो, क्या फर्क पड़ता है तो इंसान ही। अब चाहे मेल हो या फीमेल हो या जीमेल हो, क्या फर्क पड़ता है? बताओ ना। आबादी के अंदर कितने मेल कितने फीमेल, इसको गवर्नमेंट जानना चाहती क्यों है? अच्छा, फीमेल अगर क्या हुई? ज्यादा हुई, तो उसका मतलब क्या है? अगर फीमेल ज्यादा हुई, फीमेल ज्यादा हुई तो फिर प्लानिंग कैसे होगी? गवर्नमेंट की प्लानिंग कैसे होगी? फीमेल को तो देखकर होगी। फीमेल कैसी हैं? ज्यादा। अच्छा, इस एरिया में फीमेल्स क्या है? बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या उस वाले एरिया के लिए अलग से की जाएगी? हाँ, फीमेल्स को वहां पे क्या चाहिए होगी? सिक्योरिटी चाहिए होगी। आजकल कितने रेप हो रहे हैं, कितनी चेन स्नैचिंग होती है, कितनी ईव टीजिंग होती है। नहीं है? अगर मेल फीमेल की आबादी का अनुमान ना लगाया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई हमें फीमेल्स के लिए अलग से फैसिलिटीज निकालनी है? नहीं है? अगर लेडीज ज्यादा रहती है तो क्या गवर्नमेंट उतने एरिया के लिए ये तय करेंगी कि सर यहां पे फीमेल्स के लिए बस की सर्विस फ्री है? और क्या? क्योंकि फीमेल्स क्या है? ज्यादा है, तो उनको अलग से बेनिफिट्स मिलना चाहिए। नहीं है? इसी को तो देख के गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रेन के अंदर एक अलग से डब्बा बनना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही रहेंगी, जेंट्स अगर आएंगे तो उसको लात पड़ेंगी, गालियां पड़ेंगी। नहीं है ऐसा? हाँ, क्लियर हो रहा है? फीमेल्स कम है मान लो, जेंट्स क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो लोग लड़कियां चाहते ही नहीं है, लड़कियां होती हैं लेकिन उसको मार देते हैं, गलत है?
अगर दुनिया में मेल मेल हो, फीमेल्स हो ही ना, क्या होगा? कैसे खत्म हो जाएगी? लोग तो कहते हैं कि हमको तो लड़का चाहिए, लड़के तो कोई मांगता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता। अच्छा, शादी के बाद भी सास क्या बोलती है अपनी बहू से? पोते की शक्ल देखनी है। पोता, कोई ये नहीं कहता पोती की शक्ल देखनी है। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसका मतलब है कि मेंटेलिटी आज भी कैसी है? मेल चाइल्ड चाहिए, नहीं है? और ऐसा करने से क्या होगा? अगर सबको मेल चाहिए होगा तो जरा सोचो, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब फीमेल्स की देश में क्या हो सकती है? कमी। फिर मेल मेल आपस में शादी करेंगे, फिर वो तय करेंगे कि हम में से बच्चा कौन करेगा, है ना? ऐसा हो जाएगा फिर तो। चलो आगे देख लो। ये क्लियर हुआ? सेक्स रेशियो क्या लिखा है? क्या होती है लिटरेसी? व्हाट इज लिटरेसी? देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? अरे बोलो भाई, देश में कितने लोग? ये जान के गवर्नमेंट क्या करेगी? पढ़े हो या अनपढ़ हो क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भाई। बताओ कैसे पढ़ेगा? जितने लोग पढ़े लिखे होंगे उतना क्या होगा? क्या देश आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी कि फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबरों की संख्या बढ़े? चाहेगी? नहीं चाहती। चाहती क्या है? लोग पढ़े लिखे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या खोले? गवर्नमेंट स्कूल खोले कि जिन पेरेंट्स की हिम्मत नहीं है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के अंदर डालने की, वो सरकारी स्कूल के अंदर डाल के अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। नहीं ऐसा? बिल्कुल सही बात है। अमेरिका क्यों इतना आगे है बताओ? ज्यादातर लोग कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं। अब इसका जवाब दो कि पढ़े लिखे क्यों हैं? वहां पे गवर्नमेंट ज्यादा फैसिलिटीज देती है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, एक चीज, इंडिया एजुकेशन के मामले में ना अमेरिका से आगे होती। वहां पे लोग पढ़े लिखे सारे क्यों हैं? क्योंकि वहां की आबादी ही कम है, इसलिए गवर्नमेंट सबके ऊपर ध्यान दे पाती है। यहां पे आबादी का तो अंबार लगा पड़ा है। एक पेड़ को ऐसे करके हिलाओ, फल नहीं गिरेंगे, लोग गिरेंगे, इतनी आबादी है। पत्थर ऐसे करके फेंको, नीचे आएगा, जमीन पे नहीं गिरेगा, किसी ना किसी की खोपड़ी पे आके गिरेगा। इतने लोग हैं, बंदे ही बंदे नहीं। सबको क्या एजुकेट करना आसान है? तभी हमारे देश में लिटरेसी रेट कम है इन कंपैरिजन टू यूएस, यूके। वहां पे लोग ही कम है। मैं कहता हूं एक बार अमेरिका की गवर्नमेंट इंडिया को अपने हिसाब से चला के दिखाए, एजुकेट करे हर एक बच्चे को, तब मानेंगे। मतलब ही नहीं है। कहते पूरे अमेरिका के अंदर जो आबादी है वो इंडिया के मुश्किल से 2 स्टेट्स के अंदर रहती है, एंड वी आर हैविंग 29 स्टेट्स। हर स्टेट की आबादी किसमें है? करोड़ों में है, लाख में भी नहीं है। न्यूजीलैंड की आबादी मात्र 80 लाख है। न्यूजीलैंड देश है, सिर्फ 8 मिलियन पीपल रहते हैं पूरे न्यूजीलैंड के अंदर। सोचो। फिर हम बोलते हैं वहां के लोग तो पढ़े लिखे हैं। अबे कैसे नहीं होंगे पढ़े लिखे? लोग ही नहीं है। नहीं, इसको समझो ऐसे, एक फैमिली के अंदर एक ही बच्चा है, सेकंड फैमिली के अंदर 5 बच्चे हैं। ज्यादा पढ़ाना लिखाना पॉसिबल कहां पे होगा पेरेंट्स को? जहां पे एक बच्चा है। और क्या? और जब 5 है वहां छाटेंगे, ये लड़के हैं इनको पढ़ाओ, बाकी 2 कौन है? लड़कियां। 16 साल की हो जाएगी इनकी, हम शादी कर दें। इन लोगों ने करना क्या? यही होता है हमारे देश के अंदर, इसलिए कंट्री पीछे है हमारा। वरना अच्छे अच्छे देशों को टक्कर देता है हमारा देश। क्या बात कर दी। वर्ल्ड जितने भी आपके बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ की रिपोर्ट्स आई थी एक बार, उन्होंने कहा था कि इंडिया अगर अपनी लिटरेसी रेट पे काम कर जाए तो दुनिया का कोई देश इसको टक्कर नहीं दे पाएगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सबसे ज्यादा कामयाब डॉक्टर्स कहां के हैं? इंडिया के। सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स कहां के हैं? इंडिया के। इंजीनियर्स इंडिया के। एस्ट्रोनॉट्स इंडिया के। और क्या क्या बात कर दी। पीछे रह गया इंडिया सिर्फ एक वजह से, और वो है आबादी। और आबादी तो है, चलो है ही है, ऊपर से डेमोक्रेसी भी है। क्या है? डेमोक्रेसी है। चाइना भी इतनी बड़ी आबादी को लेकर चलता है भाई, लेकिन वहां पे उतनी गरीबी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है। आप अपने हिसाब से वहां पे कुछ नहीं कर सकते। आपको वही करना है जो वहां की गवर्नमेंट आपसे चाहती है। एक टाइम पे वहां पे नियम था
चाइना के अंदर लॉ था कि 5वीं क्लास के बाद पेरेंट्स नहीं, चाइना की गवर्नमेंट इस बात को तय करेगी कि आपका बच्चा क्या करेगा आफ्टर क्लास 5th। सोचो। और यहां पे क्या है, बच्चे की इच्छा है। नहीं, वहां पे 5वीं क्लास तक आते आते वहां की गवर्नमेंट जान लेती थी कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, फिर उसे उसी फील्ड में आगे निकालो। वहां पे ऐसा था। अब तो खैर नहीं है, लेकिन था पहले। चाइना अगर बहुत सारी बातों के अंदर अच्छा नहीं है तो काफी सारे मामलों के अंदर अच्छा भी था। अब तो खैर नहीं है, अच्छा बेकार है, 3rd क्लास है। बात समझ में आ रही है? अभी आगे बढ़े, चलो। क्या लिखा है? माइग्रेशन। ये क्या होता है? माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना काम की तलाश में। माइग्रेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला क्या होता है? फ्रॉम गांव टू शहर, गांव से शहर में आना इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एक क्या होता है? देश को ही छोड़ के बाहर जाना, उसे भी कहते हैं माइग्रेशन। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसमें हम कौन से वाले की बात करेंगे? देश के अंदर, देश के बाहर भी, दोनों। कितनी आबादी देश छोड़कर जा चुकी है, इससे क्या गवर्नमेंट को मालूम क्या होता है? कितनी आबादी देश से बाहर जा चुकी है। एक बच्चे ने एमबीबीएस कहां किया? इंडिया में किया। और एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। उसकी वहां जॉब लग गई। अच्छी बात है? आप कह रहे हो अच्छी बात है? अच्छी बात है। इसका नाम होता है ब्रेन ड्रेन। नाम सुना है? दिमाग कहां बना? इंडिया में। उस बच्चे के ऊपर पैसा किसने लगाया? इंडिया ने। उसको पाला पोसा किसने? इंडिया ने। उसे काबिल डॉक्टर किसने बनाया? इंडिया ने। और जब उसको वापस करने की बारी आई तो वो बाहर चला गया। इंग्लैंड के अंदर 1 दिमाग और 2 हाथ बढ़ गए, और इंडिया में 1 दिमाग और 2 हाथ कम हो गए। दिस इज योर व्हाट? माइग्रेशन। गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जब आपको अपने हिसाब से इंडिया में जॉब नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? और वैसे भी देश कैसा है अब हमारा? इंडिया इज नाउ ग्लोबलाइज्ड। कोई भी आदमी कहीं पर भी जाके कोई भी काम, जॉब, बिजनेस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? चाइना के अंदर आज भी ऐसा नहीं है। क्या बोला? चाइना के रूल कैसे है भैया? स्ट्रिक्ट है। आबादी वहां की वो नहीं कर सकती जो आप चाहते हो। जो गवर्नमेंट चाहेगी आप वही करोगे। एक बात पूछूं, इंडिया के अंदर क्या मकान आपका हो सकता है? हाँ। गवर्नमेंट से खरीद लिया। जमीन आपकी हो सकती है? हाँ। चाइना में लेकर दिखाओ जमीन वहां पे एक बार। अगर आप चाइना के अंदर भी रहते हो तो चाइना की गवर्नमेंट से जमीन लेकर दिखाओ और उस पे मकान बना के दिखाओ। मतलब ही नहीं है। वहां की सारी जमीन चाइनीज गवर्नमेंट की है, किसी आदमी की नहीं है। और जहां जहां गवर्नमेंट ने मकान बना दिए मतलब वो जगह रहने के लिए बनाई गई है। इंडिया में बहुत फ्री हो भाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर आप पैसा देके प्राइवेटली अपनी जमीन गवर्नमेंट से खरीद सकते हो? पैसा दे दिया, जमीन आपने खरीद ली, क्या पॉसिबल है? हाँ। एग्जांपल दे दूं, ये जो मकान बनाया हुआ है किसने बनाया है? जीडीए, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया। हमने इस मकान के लिए फीस दे दी। आज से ये मकान गवर्नमेंट का इस पे कोई हक नहीं है। बात सही है? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं चाइना में ऐसा करना पॉसिबल है। पैसे देके मकान, अब आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, आपका मकान, क्या पॉसिबल है? नहीं है। वहां सारी जमीन चाइना की गवर्नमेंट की है। अब जिस मकान पे मैं रह रहा हूं ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये मेरा हो गया, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब था। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। अच्छा ये बताओ कि इसके थ्रू गवर्नमेंट और जानने की कोशिश क्या करती होगी? माइग्रेशन। गांव से लोग भाग भाग के कहां पे आ रहे हैं, तो क्या हो गया? आने दो, आने दो। क्या होगा? अरे यार तुम क्या बात करते हो? एक तो वैसे ही शहरों में आबादी क्या है? ज्यादा है। गांव से लोग और भाग के आ रहे हैं, शहर की आबादी और जब शहर की आबादी बढ़ेगी तो हर चीज की डिमांड भी, डिमांड के बढ़ने से हर चीज महंगी नहीं हो जाएगी? इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी ना। कहां पे? शहरों में। नहीं ऐसा?
गवर्नमेंट इस बात के ऊपर ध्यान देती है कि ज्यादा भी माइग्रेट करना अच्छा नहीं है, फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। बात समझ आ रही है? और जब गांव से लोग भाग के आते हैं, जब उन्हें यहां पे काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं? भीख मांगते हैं, नहीं है? फिर क्या होता है शहरों के अंदर? भिखारियों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू माइग्रेशन। अगर उनको वो सारे के सारे बेनिफिट्स गांव के अंदर ही, तो क्या वो शहर में आएंगे? इसलिए गवर्नमेंट चेक करती है कि माइग्रेशन ज्यादा क्यों हो रहा है। किसी मेरी बात से सहमत नहीं हो क्या? मैं सही कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? अब तो गांव के अंदर भी इंटरनेट आ चुका है, टावर लग चुके हैं, सिग्नल्स आते हैं, एटीएम की मशीन्स, वहीं पे कार्ड को अंदर घुसाओ, मशीन में घुसाओ। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखा है? पढ़ो। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? गांव में कितनी आबादी है, शहरों में कितनी आबादी है। क्यों? उससे क्या होगा? गांव की आबादी कितनी है, शहर की आबादी कितनी है, सरकार जानती क्या करेगी? करती क्या सरकार? इसका गवर्नमेंट के लिए रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है या नहीं? करती क्या है इसका? टाइम पास के लिए कर रही है। गवर्नमेंट चेक करती है कि ज्यादा आबादी है कहां पे। अगर गांव की आबादी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को अब अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल गांव में करना पड़ेगा। गांव में फैक्ट्रीज लगाओ, गांव के अंदर इंडस्ट्रीज को लेकर आओ। क्यों? ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले। वरना क्या होगा? वरना क्या होगा? काम की खोज में गांव से भाग भाग के शहरों में आएंगे, और फिर शहरों के अंदर क्या होगा? कंपटीशन बढ़ने लगेगा, और जब काम नहीं मिलेगा तो यहां पर फिर भीख मांगेंगे या फिर उल्टे सीधे काम करेंगे अपना गम दूर करने के लिए। काम नहीं मिला, काम नहीं मिला तो 30 रुपए का ठर्रा आता है ना, कहता हाँ आता है। इसका मतलब है कि आप पीते हो, ब्रांडेड पिया करो। वैसे आपकी क्या उम्र है? पीना ही नहीं है अभी, 16। वो कितना खुश हो रहा है, क्या अच्छा मैं पी सकता हूं, ठीक है महंगी वाली पीऊंगा। यार पीने गलत चीज नहीं पीनी चाहिए आपको, ये सब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। हम पीते हैं लेकिन किसके पास? भीख मांग लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, छोटे मोटे काम कर लेंगे, नहीं है? और ये भी नहीं मिला तो चोरी कर लेंगे, चेन स्नैच कर लेंगे, नहीं है? हैं? किडनैपिंग कर लेंगे। बहुत उल्टे सीधे काम करने में इंडिया के लोग बड़े एक्सपर्ट है भैया। जुगाड़ चलता है यहाँ तो हर चीज में। बात समझ आ रही है? अभी जो केस हुआ है ना, कौन सा हुआ था? कोलकाता रेप केस, पता नहीं, यूएनओ तक गई है इसकी। ओ भैया कह रहा है कि मुझे नहीं पता ये केस क्या है। अब आप कहां रहते हो? आपके इंडिया के ही हो, लगता नहीं देख के आपको। इसकी शक्ल में ध्यान से देखो एक बार, कहां से लगता है इंडिया का? ये काठमांडू के निवासी। हाँ यहां देखो, बात समझ आ रही है? चलो अब यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं वो सुना है माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? परमानेंटली आ जाना काम की खोज में। मैं कहां रहता हूं? यूपी में। मेरा काम कहां पर है, जॉब कहां पर है? दिल्ली में। क्या वो भी माइग्रेशन है? नहीं। क्या मैं दिल्ली में जाकर रहता हूं, काम करके आता हूं, खत्म? दैट इज नॉट माइग्रेशन। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर अगर सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है, आखिरी बार कब हुआ था? 2011 में हुआ था, तो कायदे से अगला होना कब चाहिए था? हुआ नहीं हुआ, ड्यू टू कोविड-19। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19? बोलो क्या होता है? COVID क्या बना? 19। यही तो होता है। मतलब बताना क्या है कोविड-19 का मतलब क्या होता है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में डी का आता है? आता कहीं? फिर कैसे बोल दिया? कोरोना वायरस इन इंडिया। इंडिया में तो डी आता है इसलिए डी आ गया। तेरा सत्यानाश। हाँ बोलो। कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया था। एक्टिव कब हुआ था? 2020 में।
लेकिन आगमन उसका 19 में ही हो चुका था, है ना। छोटे क्लास के बच्चों ने आठ मुझे बताया, क्या सर पता है कोरोना वायरस नाम का बहुत बड़ी महामारी आ रही है। मैंने कहा आन दो, मुझे मालूम था ही नहीं कि है क्या ये। जब आई तो देखा इसका प्रलाप भाई साहब, अपने साथ ले गई। अब तक तो सामान मेड इन चाइना आता था, अब तो मौत भी मेड इन चाइना आ रही है। बहुत बढ़िया है ये। चलो बात समझ आई। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? एनएसएसओ। पहली चीज पहले देख के बताओ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या लगता है आपको। कहां गया ये दोनों? लगभग काम एक है, लगभग ऑलमोस्ट एक है, पूरा नहीं है सेम, लेकिन कुछ हद तक, काफी हद तक सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है? ध्यान देना क्या लिखा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दिया? आप ध्यान नहीं दिया क्या ये? और वो सेंसस था, मतलब इसमें गिना जाएगा और इसमें हर चीज का एस्टिमेट सैंपल के बेस पे लगा लिया जाएगा। तभी नाम क्या बना इसका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक बहुत बड़ी संस्था है हमारे देश के अंदर, और ये भी नेशनल लेवल पे काम करती है। क्या करती है? अच्छा, काम जानते हो? काम तो उसके मीनिंग के अंदर ही है। हर चीज का सैंपल करती है, निकालती है, फिर उसी बेस पर सर्वे करती है, रिजल्ट निकालती है। डाउट? अच्छा, थोड़ा ध्यान देंगे यहां पे। एन ये स्टार्ट कब हुई थी? 1950 में, लेकिन पहले इसका नाम क्या था? एनएसओ, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से था। लेकिन 1970 तक आते आते इसका नाम क्या हो गया? एनएसएसओ हो गया, जो आज हम पढ़ते भी हैं, एनएसएसओ। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनएसएसओ नाम कब पड़ा, तो इसका आंसर क्या है? 1970। और जब ये स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? 1950। तब इसका नाम क्या था? एनएसओ नाम था इसका। बात समझ आ रही है? जब ये स्टार्ट हुआ था तो किसकी देखरेख में हुआ था? इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट, और कौन थे? रिफॉर्मर थे। इनका नाम क्या था? पीसी मैनोलोबिस। लिखा है, पीसी मैनोलोबिस के लीडरशिप के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। ही वॉज द चेयरमैन। ये एक बहुत मेन नाम है। क्या बोला मैंने? पीसी मैनोलोबिस। देखो लिखा है इसमें कहीं, ठीक है ना। और इसके बारे में बहुत सारी बातें जो हम करेंगे, आज नहीं लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तभी मैंने ये टॉपिक लिखा नहीं पूरा का पूरा, इतना ही हो पाएगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। चलिए।